हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको लेके आए हैं। जो 2020 रिसेंट में 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है, मेंस एग्ज़ाम, उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे जो जियोग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, मतलब जीएस पेपर 1 में आए हुए थे। जीएस पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, आज हम उनको सबको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो रह जाएंगे उसको मैं पार्ट 2 के सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो 2020 GS1 जियोग्राफी। क्वेश्चन है, भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बिठाना है, वन संसाधन की स्थिति और जलवायु परिवर्तन। इन दोनों में हमें एक रिलेशनशिप बताना है, कैसे ये एक दूसरे के पूरक हैं। शुरुआत करते हैं। वन और जलवायु परिवर्तन आपस में अंतर संबंधित हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर वन रहेंगे तो क्लाइमेट हमारा बढ़िया रहेगा, और वन में अगर कुछ दिक्कत हो गई या फॉरेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो यहाँ जलवायु परिवर्तन उसमें होगा ही होगा। तो फॉरेस्ट ने सदियों से पृथ्वी की जलवायु, वर्षा, भूजल और मृदा को नियंत्रित किया है। तो क्या 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 है उसको, क्लाइमेट, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सॉइल को नियंत्रित किया है। आज एक बात बताएं आपको कि इंडिया कितना भी प्रोग्रेस कर जाए, इंडिया क्या, वर्ल्ड कितना ही प्रोग्रेस कर जाए, आई थिंक वो सॉइल को कभी लैब में नहीं बना सकता है, और इतने बड़े पैमाने पर सॉइल को बना पाना एकदम इम्पॉसिबल है। तो सॉइल का निर्माण फॉरेस्ट से ही होता है, और फॉरेस्ट से और क्लाइमेट में जो वेदरिंग होती है उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और सॉइल में जो केमिकल्स कंपोजिशन है वो अभी भी एक प्रकार से बहुत हद तक अननोन ही है। आगे लिखा है कि वनों की बाष्पोत्सर्जन क्रिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में नियामक की भूमिका निभाती है। मीन्स फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन अगर ना हो तो हमारा जो ऑक्सीजन और CO2, O2 और CO2 का जो बैलेंस है वो खत्म हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आज हम COP26 कर रहे हैं, और पेरिस समझौता कर रहे हैं, और फलाना कर रहे हैं, डमका कर रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या है कि फॉरेस्ट को बढ़ा नहीं रहे हैं। इवन इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई फॉरेस्ट नहीं बढ़ा रहा है। अभी हमें रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट के राष्ट्रपति द्वारा बहुत से ऐसे सोशल वर्कर्स जो खासकर फॉरेस्ट हैं, जिनका नाम एक तुलसी गौड़ा, अगर आप लोगों ने देखा हुआ उनको, तो उन्होंने अपनी लाइफ में 30,000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए। वो ऐसे नहीं लगाए कि उनको पैसा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, क्योंकि आप उनके बारे में जब देखेंगे तो एकदम सिंपल सी महिला है। अगर आप लोग को कहीं मौका मिले तो DNA का मैं अभी आपको एक इसमें साथ में कहीं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। उसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने जितनी पौधे और प्लांटेशन जहाँ जहाँ भी किया है उनके एक भी प्लांट मुरझाया नहीं है। ठीक है। तो और शायद यही वजह है कि कुछ लोग हैं जो बाकी वनों को बचाने में काम कर रहे हैं। इनका इनको कह सकते हैं, हाँ ये बंदे हैं जो बाकी इन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कौन सरकार बन रही कौन नहीं बन रही। उनका काम है कि हमें पर्यावरण को अच्छा बना के रखना है। वर्तमान में दुनिया के वनों और वन मृदाओं में 1 ट्रिलियन टन से अधिक का भंडार है।
जो वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन का, यहाँ मैंने शायद लिखना भूल गया, CO2, यहाँ पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ा हिस्सा, जो वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन का 2 गुना है, जबकि वनों की कटाई लगभग 20% ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी है। ये लाइन जो है, हमने वनों की कटाई लगभग 20% ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी है, ये लाइन मैंने डाउन टू अर्थ की पत्रिका और मासिक पत्रिका आती है उसमें से लिया है। एक शायद 2020 में ही आया था, नहीं 2019 में एक डाउन टू अर्थ की पत्रिका आई थी डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड। उसमें ये आप यहाँ पे कोट करके भी लिख सकते हैं, ऐसा इसमें डैश लगाइए और उसमें लिख दीजिए 2019 डाउन टू अर्थ मासिक पत्रिका। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि पृथ्वी का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर के सापेक्ष 2.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है तो यह महत्वपूर्ण कार्बन विनियमन सेवा या CO2 एक्सचेंज सर्विस पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। इसके अलावा उच्च तापमान लंबे समय तक सूखे की स्थिति, उच्च तापमान सूखे की स्थिति, कीटों का आक्रमण, जो भी लोकस्ट अटैक हुआ था 2020 में, अगर आप लोगों ने देखा हुआ, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जैसे सिंपल गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि लोकस्ट अटैक क्या होता है और ये कब हुआ था। और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तन जो वायुमंडल परिवर्तन के साथ हो सकते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन, वन अपरोपण और उनके विनाश के कारण बनेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखा है हमने, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आप जब भी कोई मंत्रालय का नाम लिखें उसको पूरा आप उसको अंडरलाइन करें। मंत्रालय द्वारा जारी द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट, और जब भी कभी भी कोई रिपोर्ट को आए तो उसको जरूर इसमें मेंशन करें। में कहा है कि भारत अपने कुल वन और वृक्षावरण में 24.56% की वृद्धि हासिल की है। ये 2019 की रिपोर्ट है, अभी 20 का 21 का आप लोग देख लेना कब आया था, 21 में आएगा। 21 में इसका रिपोर्ट आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे मिला नहीं तो मैंने इसमें लिखा नहीं। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्षावरण 24.67% है। कुल वन आवरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है, तथा वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। ये आपके इस रिपोर्ट में ही है, तो आप इसको बाद में जब ये रिपोर्ट आए या आ चुकी है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कितना किसमें क्या परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। पिछले 150 वर्षों में वनों की कटाई ने जलवायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगभग 30% का इजाफा किया है। ये इस रिपोर्ट में ही है कि वृद्धि की है। साथ ही इसने जीन प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो क्या है जीन पूल, एक्चुअल में जीन पूल होगा, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान में एक बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि अगर आप वनों को काट देंगे, ये वन संसाधन को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, तो हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए कि हमारे जो जीन डाइवर्सिटी है या स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से
जो डाइवर्सिटी है वो एकदम धीरे 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 कम होती जा रही है। और इंसान तब तक नहीं चेतता है जब तक उसके खुद के अस्तित्व पर खतरा ना आ जाए। आज हम पेड़ पौधे लगाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई सारी समिट हो रही हैं, कई सारे सम्मेलन होते हैं, कई सारी बैठकें होती हैं पर्यावरण से रिलेटेड। वो इसलिए ही हो रही क्योंकि अब मानव जाति पे खतरा आ गया है। ये धीरे धीरे खतरा बढ़ रहा है। अगर मानव जाति पे खतरा ना आता तो मेरे ख्याल से कोई भी देश में कभी भी ऐसी कोई पहल नहीं होती कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना है। अब पर्यावरण संरक्षण इसलिए मजबूरी बन गया है क्योंकि अब मानव जाति पर कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है और खतरा बना हुआ है। और पर्यावरण जो नेचुरल इम्बैलेंस हो रहे हैं, बीमारियों का फैलना भी कह सकते हो इसमें, या कहीं डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आ जाए, कहीं ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी हो जाए। ज्वालामुखी फटना तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं आएगा, लेकिन कहीं हद तक कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं कि ज्वालामुखी भी इसमें आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये आप नेचुरल डिजास्टर में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और बता सकते हैं कि वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन में बहुत गहरा संबंध है। तो जैसा कि हमने इसमें पूरे आंसर में देखा, आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। और जो भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 GS1 में आया था। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना क्या है? हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं कैसे हैं? हमें ये बताना है कि आज हम रिन्यूएबल एनर्जी और जो परंपरागत एनर्जी है इन सब से क्या परिणाम हुए, क्या इनमें हो रहा है। और जो सोलर पार्क्स बन रहे हैं इंडिया में, इस एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है, कहाँ है? मध्य प्रदेश की रीवा में है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने वहाँ का उद्घाटन भी किया था, उसको हमने इसमें मेंशन किया है। अभी हम आगे देखते हैं। तो सोलर ऊर्जा की प्रचुर संभावना कहाँ कहाँ है और इसके विकास में क्या क्या क्षेत्रीय बाधा है। क्षेत्रीय बाधा मतलब जैसे कर्नाटक में है या कहीं पर भी है, जैसे मध्य प्रदेश में ही है तो मध्य प्रदेश में कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है, क्या दिक्कत आती है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 2020 में जो प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था रीवा में, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो शुरुआत ही ऐसी करनी है कि हाल ही में 10 जुलाई, ये मुझे डेट याद थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। हाल ही में 10 जुलाई 2020 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट की क्षमता है, जो लगभग क्या करेगा? 50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को हर साल कम करेगा। तो ये डेटा जो है आपको गूगल पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, मैंने वहीं से इसको लिया है। आप सिंपली डालेंगे कि रीवा में जो सोलर पार्क बना है उसकी क्षमता क्या है और क्या क्या हो सकते हैं, तो अभी PDMS के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, आप इसको वहाँ पे रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है कि भारत विशाल सौर ऊर्जा क्षमता से संपन्न है। भारत ही क्यों है और क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जो आपने ITCZ या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब कर्क रेखा और ध्रुवीय रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पार्ट है पूरा, उसमें आधा भारत उसमें शामिल है। तो इसमें अपन ने लिखा है कि भारत विशाल सौर ऊर्जा क्षमता से संपन्न है। भारत के भूमि क्षेत्र पर प्रति वर्ष लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा और सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो लगभग कितना है? 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर सोलर एनर्जी हम प्राप्त करते हैं। ये और इसमें से अधिकांश भाग प्रतिदिन कितना? 4 से 7 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर
ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये मुझे डाउन टू अर्थ के ही और जो हमारी मासिक पत्रिका और आती है उसमें ये पूरी जानकारी थी। जब जुलाई महीने की है, अगस्त महीने की जो पत्रिका आई थी उसमें ये जानकारी थी, तो मैंने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया। अब उसको इसी तरह से इस वे में लिखना है कि आप रिसेंट में आपने उस समय जो भी घटना होती है तो आप ये समझिए कि जो भी गवर्नमेंट की मासिक पत्रिकाएं होती हैं उसमें उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आती है। आप मासिक पत्रिकाओं के साथ या जो न्यूज़ चैनल कई सारे हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनमें ये सब जानकारी आती रहती है। आप उनको हल्का हल्का से नोट डाउन करते रहें, अवेयर रहें, क्योंकि करंट में जो आता है आप उसको ज़रूर नोट डाउन करें। आगे हमने लिखा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का आकलन भूमि की उपलब्धता, सौर विकिरण आदि कारकों के आधार पर किया जा सकता है। भारत की कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण इसे बादल और कोहरे से रहित प्रति वर्ष 200 से 300 स्पष्ट सौर प्रकाश दिवस प्राप्त होते हैं। मतलब साल में 200 से 300 दिन हमें सीधे सीधे ऐसे मिलते हैं कि अगर बादल और कोहरा ना रहे तो हम बहुत अच्छे से सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने पहले बताया ITCZ की कॉन्सेप्ट, आप उसको यहाँ पे मैंने उसको लिखा हुआ है। वास्तव में 2011 के दौरान कहाँ कहाँ सर्वेक्षण हुआ था? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में 300 से अधिक स्पष्ट सौर दिन देखे गए हैं। मतलब यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा दिन ऐसे थे जहाँ पर सूर्य जो है डायरेक्ट बिना बादल के और बिना कोहरे के देखा गया है। हालांकि 2009 में लगातार 2011 तक भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में 200 से अधिक स्पष्ट सौर दिवस देखे गए थे। नेक्स्ट हमने लिखा है यह देखा गया है कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत पश्चिमी भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र आते हैं। मतलब जो गुजरात, महाराष्ट्र जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली खपत होती है। उसके बाद दक्षिण में, साउथ में जितना ये स्टेट हैं जो वेल डेवलप्ड हैं और एजुकेटेड हैं, इनका मतलब एजुकेशन में इंडेक्स हाई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी खपत होती है। फिर बाद में आता है उत्तरी क्षेत्र में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से इनमें बहुत कम ही विद्युत का खर्च होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो एजुकेशन भी ठीक नहीं है और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत कम है। अधिकांश चिन्हित किए गए हॉट स्पॉट भी इन क्षेत्रों में हैं, अतः इन क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत और वितरित सौर ऊर्जा का उत्पादन कर संचरण घाटे को कम किया जा सकता है। संचरण घाटा मतलब क्या होता है, आप इसको मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि संचरण घाटा क्या है। अब हम बताते हैं कि हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ थे। उच्च से अति उच्च सौर ऊर्जा वाला क्षेत्र हॉट स्पॉट क्या है? जहाँ पर सोलर एनर्जी 200 से 300 दिनों तक, मतलब सीधा सीधा सूर्य जो है स्पष्ट प्रकाश दिवस कहना चाहिए उसको, सीधा स्पष्ट प्रकाश दिवस की प्रेजेंस जहाँ पर है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्से जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अधिक क्षमता वाले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। ये आपको अंडरलाइन करें जब भी आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या आंसर लिखें आप कभी भी, इसको अंडरलाइन जरूर करें। उच्च सौर ऊर्जा, यह कहना चाहिए कि 300 से कम, अगर 300 तक है तो अति उच्च, 300 से कम है तो उच्च। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, उच्च सौर ऊर्जा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र जैसे मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से
क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, माउंटेनियस एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिर्फ मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से में ही मिला है। फिर सबसे कम मतलब कम सौर ऊर्जा वाला क्षेत्र कहाँ है? तो जनवरी, फरवरी, जुलाई, नवंबर और दिसंबर। जनवरी फरवरी कोहरे का महीना है, जुलाई जहाँ मानसून आता है, नवंबर और दिसंबर मतलब मानसून होता ही है, नवंबर और दिसंबर के दौरान लगातार बादल, कोहरे और धुंध से ढका रहने वाला भारत जैसे गंगा का मैदान, मतलब यूपी, बिहार, ये वाला एरिया पूरा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोहरा और धुंध का होता है और बादल भी यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है निम्न सौर ऊर्जा। ये है पश्चिमी हिमालय श्रेणी सहित अपेक्षाकृत अधिक सौर ऊर्जा वाली घाटियां। ये जो हॉटस्पॉट का विवरण है ये मैंने आपको दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देख लेना एक बार, कि सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, वो कहाँ कहाँ है वो हमने देखा, कितनी है वो भी देखा, और इसके विकास में क्षेत्रीय बाधाएं और भिन्नताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है उनकी टोपोग्राफी की, वो कहाँ पर इनको इंस्टॉल करना है, क्योंकि कहीं पर सौर दिवस या प्रकाश दिवस जो है से पता चला 200 दिन ही प्राप्त हो रहा है और कहीं पर 300 दिन प्राप्त हो रहा है सेम जगह पे। तो सबसे जहाँ पर, क्योंकि 2009 से जिनमें सर्वेक्षण किया जा रहा है, इनका आकलन किया जा रहा है कि 2009 से 2011 तक जो भी भारत में सर्वेक्षण किए गए कई भिन्न भिन्न जगहों पर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश दिवस देखा गया है, स्पष्ट प्रकाश दिवस देखा गया। और भिन्नताएं क्या थी कि वहाँ पे सॉइल पैटर्न कैसा है, पठारी तो नहीं है ऐसा है, और माउंटेनिश एरिया तो नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र तो नहीं है। इन सब पे भी विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि जो ऊंचाई वाला है जगह है वहाँ पर सोलर पैनल लगाना थोड़ा सा इजी पड़ता है। और जैसे हमारे मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट में जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है, वो पूरा एकदम मैदानी क्षेत्र है, जो 750 मेगावाट की क्षमता के है उसमें। तो आई होप आपको ये आंसर एक बार आप मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा है, और इसमें अगर कोई भी अपडेट आता है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर अवेयर करें कि सर इसमें एक अपडेट आया है, क्या हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 में ही आया था जीएस पेपर 1 में, कि भारत में 10 लक्ष्य नगरों, जिनमें हैदराबाद और एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज भी सम्मिलित हैं, में बाढ़ का कारण बताइए। क्या बताना है? बाढ़ का कारण, फ्लड क्यों आता है, स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें बाढ़ सबसे ज़्यादा क्यों है, और ये वो 10 लक्ष्य नगर हैं या स्मार्ट सिटीज़ हैं जिन्हें हर साल लगभग हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त भी होता है। तो उसका स्थायी निराकरण के लिए हमें अपने हिसाब से, अगर आप जियोग्राफी सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो इंडियन जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तो आपको हैदराबाद, पुणे मतलब साउथ में किस तरह का टोपोग्राफी है, किस तरह का लैंड है, किस तरह का फॉरेस्ट है, इस सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर लिखने में इजी रहेगा। तो चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं। शुरुआत कुछ इस तरह से करना है कि भारत में इन दिनों शहरी बाढ़ एक आम घटना बन गई है।
मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु सहित देश के कई मेट्रो शहर इससे पीड़ित हैं। शहरी बाढ़ का अभी हाल ही में शिकार कौन हुआ था? हैदराबाद और पुणे हुए थे। आपको बता दें दिल्ली किस तरह से बाढ़ से प्रभावित होता है, क्योंकि दिल्ली में जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही घटिया है। अगर आप देखेंगे तो वैसी बाढ़ तो नहीं आती कि बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है सब जगह। वहाँ पर छोटे छोटे नाले हैं जो शहरों के बीच से जो गंदा पानी ले जाते हैं, उन्हीं में इतना उफान आ जाता है कि वहाँ पर बाढ़ जैसे संकट पैदा हो जाते हैं। और मान लो अगर वहाँ का नगर निगम इतना सक्षम नहीं है, या वो नदी नाले जो छोटे छोटे हैं उन पर अतिक्रमण हो गया है, सही अतिक्रमण हो गया है, तो आप ये 100% मान के चलिए कि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनेगी ही बनेगी। वहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी कि वहाँ पर पता चला कि नदी तो नहीं है, लेकिन जब भी बरसात होती है, पानी गिरता है बहुत तेज, कई घंटों तक लगातार, या मूसलाधार बारिश होती है, तो वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। सड़कों पर बहुत घुटनों के ऊपर तक पानी भरा रहता है। कहीं कहीं पर तो इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि वहाँ पर बस तक डूब जाती है। ऐसा आपने कई बार न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि वहाँ पर पूरी की पूरी बस समा गई पानी के अंदर। आगे लिखते हैं हम कि हैदराबाद और पुणे में अधिकतर लोग नालों के ओवरफ्लो होने, दीवार या इमारत के ढहने, बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हताहत हुए थे। ये आप न्यूज़ चैनल में देख लीजिएगा, उसको मैंने इसका यहाँ पे लिख दिया है। दरअसल भारतीय शहरों का विस्तार उन क्षेत्रों के पास हुआ जो कभी प्रमुख जल निकासी के बिंदु थे। ये आपको डाउन टू अर्थ की मासिक पत्रिका आती है, उसमें आपको ये लाइन से मैंने लिखी है। नेक्स्ट लिखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में प्रौद्योगिकी सक्षम पहलों, उदाहरण के लिए स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, तो जब भी आए स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट की जलवायु अनुकूलन के प्रति क्षमता बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ लोवेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर और ब्रुसेल्स और एनजीओ सीड्स का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बताइए क्या है, द्वारा 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 55% से अधिक स्मार्ट सिटीज में बाढ़ का खतरा है। ये इनका रिसर्च हुआ था एक, कि कहाँ कहाँ पर, मतलब इसलिए हुआ था कि इतना ज़्यादा स्मार्ट सिटीज बनाने को है हम, और उन्हीं में सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा होता है। तो क्यों है, उनने ये सब बताया था। नेक्स्ट हमने लिखा है, अल्पावधि में ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर जल निकासी के प्राकृतिक मार्ग का पता लगाया जाना चाहिए। ये हम अब क्या बता रहे हैं आपको, निराकरण कैसे है, निराकरण के उपाय। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, और यहाँ पर आप एक हेडिंग भी दे सकते हैं कि अल्पावधि में ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर जल निकासी के प्राकृतिक मार्ग का पता लगाया जाना चाहिए। दरअसल इन मार्गों का तेजी से शहरीकरण के कारण अवरोध या अतिक्रमण किया गया है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, जिससे शहर गलियों और उप गलियों का जाल बन गया है, और इसके परिणाम स्वरूप बड़े जलग्रहण क्षेत्र बन गए हैं। जल ग्रहण क्षेत्र को कम करने पर विचार किया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा जल का संचयन कम से कम हो। कॉलोनियों का स्तंभों और पंक्ति के रूप में समुचित विभाजन करने से
जल ग्रहण क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है अतिक्रमण की। आप देखेंगे कि अगर दो हाउस हैं या दो बिल्डिंग बनी है और उसके बीच में कभी कोई नाला निकला है, तो बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू होता है तो जो ये मटेरियल होता है वो सब उस नाले में डाल दिया जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि उस नाले के ऊपर ही से ही बिल्डिंग बन गई है। और पता कब चलता है? जब बहुत भीषण बाढ़ आ जाए, बहुत भीषण, बहुत से लोगों को, खासकर जन जनमानस को, की जान चली जाती उसमें, या पूरी पूरी बिल्डिंग गिर जाए। तब जब वहाँ पे खुदाई होती है, वहाँ पे जब पता चलता है तो बहुत पुराने पुराने वहाँ पे नाले थे जो क्या करते, वर्षा जल को बहुत आसानी से वहाँ से निकाल देते थे। तो आगे हमने लिखा है, लंबी अवधि के लिए किसी भी स्थान से वर्षा के पानी को अंतिम डिस्चार्ज स्थान पर बहाने के लिए एक भूमिगत जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। जो ऑलरेडी होती हैं उनमें हमने क्या किया कि अतिक्रमण कर दिया। अब हमने सलाह दे रहे हैं, मैं अपने आप को भी इसमें दोषी मानता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं जगह तो ऐसी है कि हम अपने घर के सामने से जो छोटी सी नाली निकली रहती है जिसमें गंदा पानी बहता है, उसी को ही ढक देते हैं। उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट से उसको, अगर घर के सामने से है तो गेट के सामने, और जहाँ तक अपनी दीवार जाती है वहाँ तक एकदम पूरा पक्का कर देते हैं उसको। ये अपना अपना गंदा पानी तो निकलता रहे, लेकिन बरसात में जो पानी उससे बहना चाहिए था उससे बहे ही ना, उसमें अंदर ही ना आए। तो भूमिगत जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए, चाहे वह ऊंचे स्थान पर हो या कम ऊंचाई पर। तो आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। इसके बारे में आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और आप अपने तरफ से इसमें क्या ऐड कर सकते हैं आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा, और मैं एक सलाह देना चाहूँगा आपको कि इन सबको एक अलग रजिस्टर में सबको ऐसे लिखते चलें, ताकि जब आप कभी कभी भी प्री निकले, ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका मेंस है उन्हीं के लिए है, ये जो उन सब के लिए है जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए है। आप एक छोटा सा ऐसा नोट्स बना लें या एज इट इज़ ऐसा लिख लें, ताकि आपके पास भविष्य के लिए इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए उनके टैकल करने के आपके पास एक मॉडल आंसर तैयार रहे। तो होगा ये कि जब भी आप इस तरह के मॉडल आंसर आपके पास रहेंगे तो आप उनको फ्यूचर में बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 GS1 कि नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसे बहुआयामी अंतर संबंध समस्याओं को व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना कैसा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले क्या बताना है कि हमें आपस में जोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें क्लियर करना है कि नदियों को आपस में जोड़ना कब से शुरू किया गया, कब इसका ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना है। तो उसी से शुरुआत करते हैं कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सबसे पहले 2005 को औपचारिक रूप से नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के रूप में ये स्टार्ट हुआ था। तो जब कोई प्रोजेक्ट के बारे में लिखें तो उसके आपको क्या करना है, अंडरलाइन जरूर करें कि रिवर नेशनल लिंकिंग प्रोजेक्ट 2005 नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह अंतर बेसिन जल हस्तांतरण परियोजना के माध्यम से, इसको आप जरूर मेंशन करें, हस्तांतरण परियोजनाओं के माध्यम से जल अधिशेष बेसिन जो बाढ़ संभावित होता है से जल न्यून बेसिन जो कि जल की कमी होती है वहाँ पर इसको या सूखाग्रस्त होता है की ओर जल के हस्तांतरण की परिकल्पना करता है। मतलब सीधे सीधे यह है कि जहाँ पर नदी है
तो वहाँ पर पानी की कमी नहीं है, और जहाँ पर सूखाग्रस्त है वहाँ पर नदी की एक छोटी सी नहर निकाल दो, तो होगा ये कि जहाँ पर सूखाग्रस्त होता है वहाँ कभी बाढ़ नहीं आती है, तो वहाँ पर पानी की पानी पहुँच जाएगा नली छोटे छोटे नहरों के थ्रू। तो वहाँ पर कई सारी औद्योगिक गतिविधियाँ स्टार्ट हो सकती हैं, कृषि वहाँ पर बहुत आसानी से हो सकती है। वहाँ पर जो मानव समुदाय रहता है उनको पीने का पानी अवेलेबल रह सकता है। और जब भी कभी मान लो उस नदी में, जो उसकी मुख्य नदी है, उसमें कभी बाढ़ आती है, तो ये जो चैनल बन जाते हैं, छोटी छोटी नहरें बन जाती हैं, इनमें अगर ये एक प्रकार से बाढ़ रोधक का काम करती हैं। मतलब अतिरिक्त अधिशेष जल होता है जो नहरों में भेज दिया जाता है, जिससे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके किनारे जो शहर बसे होते हैं उनमें बाढ़ की संभावना बहुत कम हो जाती है। आगे लिखा हमने कि सरकार ने अधिशेष शब्द की आगे व्याख्या करते हुए कहा है कि नदियों में उपलब्ध वह अतिरिक्त जल, अधिशेष मतलब अतिरिक्त जल, जो मानव द्वारा कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई में उपयोग किया जाता है, घरेलू उपयोग में किया जाता है, औद्योगिक उपयोग में किया जाता है, साथ ही कृषि में उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद बचता है, साथ ही यह स्वयं नदियों की आवश्यकता से अतिरिक्त होता है, उसको क्या कहते हैं, अधिशेष जल कहते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में विशाल दक्षिण एशियाई जल ग्रिड बनाने के लिए लगभग 3000 भंडारण बांधों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में कितनी नदियां हैं, 37 नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 30 लिंक स्थापित किए हैं। ये मासिक पत्रिका में आया था, उससे लिया गया है। आगे लिखा है कि इस परियोजना की पर्यावरणीय आधारों पर आलोचना की गई है। कैसे की गई है? पर्यावरणीय आधारों पर आलोचना की गई है। अगर आप इसके बियॉन्ड भी कर सकते हैं तो आप इसमें जरूर मेंशन कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि इसमें शब्द सीमा कितनी है, कितनी रखी गई है, क्योंकि शब्द सीमा के आधार पर ही हमें अपना क्वेश्चन लिखना होता है। यह आशंका है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्या क्या है, विशाल वन मार्ग होते हैं जो जलमग्न हो सकते हैं। उससे क्या हो सकता है कि वन्य जीवों को परेशानी हो सकती है, समुदाय और उनकी जीवन शैली को विस्थापित होना पड़ सकता है, और पानी की गुणवत्ता के साथ साथ माइक्रो क्लाइमेटिक परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ये भी एक पत्रिका से दिया गया है, और इसको द हिंदू का एक आर्टिकल आया था कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी काम हो रहे हैं, ये तब आया था जब ये कौन सी है, सोन बेतवा, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, तो आप एक बार चेक करिए। सोन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की जब चर्चा में था अभी लास्ट ईयर 2019 और 20 का टाइम है ये, उस समय एक एडिटोरियल था उस वहाँ का है। नेक्स्ट लिखा है कि तीस्ता नदी जो पहले गंगा में मिलती थी, भूकंप के बाद अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जा मिली। भारत को अब इस परियोजना के लिए नेपाल बांग्लादेश के साथ समझौते करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों की घाटियों को साझा करते हैं, लेकिन दोनों विशेष रूप से बांग्लादेश नदियों को आपस में जोड़ने को लेकर आशंकित हैं। जो हमारा हिमालयी रीजन है या हिमालयन बेल्ट है, वहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश, ये दो पड़ोसी देश हैं जहाँ पर गंगा जैसी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। गंगा ही नहीं, और भी कई सारी नदियाँ निकलती हैं जिनका पानी जो है बरसात के समय खासकर इनमें बहुत भीषण बाढ़ आती है।
तो होता ही है कि जो तराई एरिया है पूरा, उनमें पानी 1 से 1.5 महीने के लिए पूरा जलमग्न हो जाता है, जिससे कई सारा जनमानस की नुकसान होता है। वहाँ का पर्यावरणीय संतुलन, जो छोटी छोटी जो हमने लिखा है ना, माइक्रो क्लाइमेटिक परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, क्योंकि वहाँ पे बीमारियों बाढ़ के समय में बीमारियाँ बहुत बहुत हद तक फैलती हैं, है ना। तो इनको क्या करना है, इनमें आसानियत करना है, इनके साथ समझौते करने हैं। तो आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि नदियों को आपस में जोड़ना क्यों जरूरी है, इससे क्या क्या हो सकता है, और इसमें जो अंतर संबंधी समस्याएं थी उनका हमने आलोचनात्मक विवरण भी किया। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, और इसमें क्या क्या आपकी तरफ से क्या क्या संभावना है जो आप इस आंसर को और अच्छा और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन है जो 2020 GS1 ज्योग्राफी में आया था। वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति, मतलब जहाँ पर ये फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रीज हैं और उनका कच्चा माल है, उनके स्रोत क्यों दूर है, क्या वजह है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, और शुरुआत कैसे करेंगे। प्रारंभ में लोहा और इस्पात उद्योग को कोयला क्षेत्रों के समीप स्थापित किए जाने की प्रवृत्ति थी, क्योंकि उस समय कोयले से ही हम बिजली बनाते थे और कोयले का यूज बहुत ज़्यादा होता था। उसकी मिट्टी से लोहा कैसे निकालना है, उसको गलाना कैसे, तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए हमें कोयला क्षेत्रों के समीप इनको लगाना पड़ता था। और अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कोयला संकट बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। क्यों गरमाया हुआ है, क्योंकि जो हमारी कोल कोल वितरण लिमिटेड है, वो क्या कर रहा है कि जो ताप विद्युत संयंत्र वहाँ पर कोयला को पर्याप्त उपलब्धता नहीं करवा पा रहा है, इस वजह से ये चर्चा में था। और हमने आगे क्या लिखा है कि समय बीतने के साथ नई तकनीकों के आने से वहाँ एक और ईंधन की बचत हुई है। क्या लिखा है हमने, समय बीतने के साथ नई तकनीक आई हैं, तो इससे हुआ है कि वहाँ पे ईंधन की बचत हुई है। तो वहीं दूसरी ओर लो एस की आवश्यक मात्रा में भी कमी आई है, मतलब जहाँ इंडस्ट्रियल होना है, जहाँ पर लोहे की ज़रूरत है वहाँ पर लग चुके हैं अब, तो वहाँ पर इसकी मात्रा भी कम आ गई है, क्योंकि वहाँ पर लो एस की आवश्यक मात्रा में भी कमी आई है, मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा खनन हो चुका है कि अब वहाँ पे आयरन ओर्स, इसको क्या बोलते हैं, आयरन ओर्स इंग्लिश में, तो वहाँ पर अब वहाँ पे बहुत कमी हो गई है। नेक्स्ट लिखा है, इस्पात उत्पादन के लिए उपलब्ध नई तकनीकों ने कोयला खानों के आकर्षक कारक अर्थात पुल फैक्टर को कम कर दिया गया है। निरंतर ढलाई वाली विद्युत भट्टियां के आ जाने से इनमें ईंधन के रूप में कोयले की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है,
ढलाई वाली विद्युत भट्टियों के आ जाने से इनमें ईंधन के रूप में कोयले की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम अब क्या करने लगे हैं कि अब कोयले का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोयले से बनने वाली जो बिजली है उसका उपयोग कर रहे हैं काय में, भट्टियों में, विद्युत भट्टी बना रहे हैं। तो इससे हुआ ये है कि उस एरिया में पर्यावरण संतुलन तो ठीक हुआ ही है, मतलब पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही। अब दो दो जगह कोयला बर्न नहीं हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री में जहाँ पर ये सब चल रहा है वहाँ पर भी, और ताप विद्युत संयंत्र में। आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट विद्युत संयंत्रों में कोयला भेज रहे हैं, वहाँ से बिजली बनती है, तो हमने बिजली में मतलब विद्युत भट्टियों का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है जो या तो पन विद्युत होती हैं, पन विद्युत मतलब डैम से बनने वाली या वाटर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर परमाणु ऊर्जा से। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने स्क्रैप धातु का कुशल उपयोग करके और ऊर्जा की आवश्यकता को कम करके इस्पात उद्योगों को कोयला और लौह अयस्क भंडार से दूर स्थानांतरित करने में भी मदद की है। उदाहरण के लिए गाजियाबाद का भूषण स्टील प्लांट निरंतर ढलाई विधि में लौह अयस्क का सीधे ही इस्पात में रूपांतरण होता है। यह ईंधन की लागत में भारी कमी करता है। इस तरह से कोयला क्षेत्र ने लोहे और इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में अपना पूर्ण प्रभाव खो दिया है। ठीक है। तो आई होप आपको ये एक छोटा सा आंसर था, आप इसमें कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और आप बता भी सकते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा, तो उसको आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन है जो 2020 में जीएस पेपर 1 में आया था। हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा, इसके बारे में बताना है। तो आपको पहले भी बता दें कि हिमनद के पिघलने के कारण अभी रिसेंट में कई सारी घटनाएं हो रही हैं, खासकर उत्तराखंड में जो आपदाएं आ रही हैं वो हिमनद खंडों के पिघलने की वजह से ही हो रही हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्लाइमेट कंडीशन अब वैसी नहीं रही पुराने जैसी, अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए COP26 जो अब सम्मेलन जो है, इस तरह के सम्मेलन जो है जलवायु परिवर्तन से रिगार्डिंग, अब उनमें बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि हमारी सरकारें, मतलब हमारी नहीं, सब अन्य देशों की सरकारें किस तरह से उस पर एक्ट करती हैं, या कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ नीतियां बनती जाएं, समिट पे समिट होती रहे और पता चला कि यहाँ पे हिमनदों का पिघलना बढ़ जाएगा, कम तो नहीं होगा, बढ़ ही जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से एक लेख आया था डाउन टू अर्थ पत्रिका में, उसमें लिखा था कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अगर हम पुरानी स्थितियां पैदा करना चाहें तो हमें तकरीबन 200 साल लग जाएंगे। तो हम इतना आगे बढ़ गए हैं, पर्यावरण के क्षरण इतने ज़्यादा कर चुके हैं कि अगर हम अभी से पेड़ लगाना शुरू कर दें तो शायद 200 साल लग जाएंगे कि अच्छा पर्यावरण, एक अनुकूल पर्यावरण कैसा होता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं। कम से कम सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही पर्यावरण संरक्षण नहीं है, कई चीज़ें आप कर सकते हैं, उनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो आंसर की शुरुआत कहाँ से करनी है कि हिमालयी क्षेत्र एशिया की कई महान नदी प्रणाली का उद्गम स्थान है। हिमालय बेल्ट, हिमालय रीजन, जो लगभग 1.5 बिलियन लोगों के लिए पीने, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि कम ऊंचाई पर अगले कई दशकों में ग्लेशियरों के पिघलने से पानी की उपलब्धता में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन भूजल में कमी और मानव जल उपयोग में वृद्धि सहित अन्य कारक इस पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। तो एक रिपोर्ट में बताया गया था
कि हमारे यहाँ जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से पानी की उपलब्धता तो होगी, लेकिन कहाँ क्या होगा कि कहीं कहीं जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की उपलब्धता तो होती रहेगी, लेकिन जहाँ पर सूखे जैसी स्थिति बनती है वहाँ पर भूजल में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और मानव जल के उपयोग में क्योंकि वृद्धि इसलिए हो रही क्योंकि हमारी जनसंख्या है वो दिनों दिन क्या है, रात दिन दुगनी और चौगुनी स्पीड से बढ़ती ही जा रही है। उस पर लगाम कसना लगभग अभी संभव ही नहीं है। यदि ग्लेशियरों के पिघलने की वर्तमान दरें जारी रहती हैं तो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ नदी बेसिनों में परिवर्तित जल प्रवाह का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश और हिमनद की स्थिति, तीव्रता और परिवर्तनशीलता में बदलाव होने की संभावना है, जिससे क्षेत्रीय जल आपूर्ति पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आप उत्तराखंड का उदाहरण बिल्कुल बड़े आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड का रिसेंट में जो भी घटनाएं हुई हैं, एक दो घटनाओं को आप यहाँ उदाहरण सहित ऐसा लिख दीजिए, बीच में ही उदाहरण सहित उसको बढ़िया से अंडरलाइन कर दीजिए और आप अपने आंसर में एग्जाम्पल जरूर लिखा करें। नेक्स्ट लिखा है, जब तक ग्लेशियर है तब तक नदियों के प्रत्येक झरने में पिघले हुए जल की मात्रा बढ़ती रहेगी। क्या है? जब तक ग्लेशियर हैं, अतः यह नदियों के अवसादों को वितरित करने की बजाय उनके तल पर अपरदन में योगदान देगा। साथ ही यह हिमनद झील पर बनाए गए बांधों में उत्पन्न बाढ़ के खतरे को भी बढ़ाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड के चमोली में जो घटनाएं हुई हैं, ग्लेशियर का टूटना, वहाँ पे बाढ़ का आना, उत्तराखंड जो त्रासदी हुई थी, उन सबको आप यहाँ पे बिल्कुल बहुत आसानी से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये भी रीजन दे सकते हैं कि वहाँ पे क्या ये ग्लेशियरों के पिघलने से ये ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि COP बैठक में जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इन सबको कम करने के लिए ही हो रही हैं। तो आई होप आपको ये आंसर कैसा लगा, आप मुझे बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 GS 1 में ही आया था। ये हम अभी 2020 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे ही हम करेंगे कि 2019 में जो भी क्वेश्चन आए जियोग्राफी में हम एक एक वीडियो करके डालते जाएंगे। तो अभी रिसेंट में 2020 का ही एग्ज़ाम हुआ था, तो हम अभी 2020 के ही क्वेश्चन ले रहे हैं कि मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन के प्रक्रम की जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन जो आया था उसमें 150 शब्द का ही था, 5 अंक का। तो एक छोटा सा आंसर बनेगा इसका कि मरुस्थलीकरण शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमिक्षरण है। क्या है? शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र में क्या है? भूमिक्षरण है। इसे सामूहिक रूप से शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है। ये हमें क्या बताया? मरुस्थलीकरण की एक डेफिनेशन दी या उसको एक्सप्लेन किया। इसके कई कारणों में मानव गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन शामिल है। मैं तो कहना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ मानव गतिविधियां ही इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं। जलवायु परिवर्तन, क्योंकि मानव गतिविधियों से ही जलवायु परिवर्तन हुआ है, इसका परिणाम क्या हुआ? मरुस्थलीकरण हुआ है। आगे हमें लिखा है, जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, क्या है? जैसे जैसे
ग्लोबल टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है और मानव आबादी फैलती जा रही है, ग्रह का अधिकांश भाग मरुस्थलीकरण की चपेट में आ जाता है या आ रहा है। भूमि के उस हिस्से का स्थायी क्षरण हो जाता है जो कभी कृषि योग्य थी। मरुस्थलीकरण का जोखिम व्यापक है और 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है। आगे लिखा है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाओं की बहुलता और जटिलता इसके परिमाणीकरण को कठिन बनाती है। प्रभावित होने वाले भागों की सबसे अधिक संख्या दक्षिण और पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका सहित सहारा क्षेत्र और अरब प्रायद्वीप सहित मध्य पूर्व में है। यूरोपियन कमीशन के वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन के अनुसार, और जब भी आप किसी की रिपोर्ट है तो वहाँ पे क्या करना है, हटाना जरूर करना है। कौन पब्लिश करता है, क्या करता है, ये सबको आपको जरूर बताना है। के अनुसार क्या है, पृथ्वी का 75% से अधिक भूभाग पहले से ही क्षरित है और 2050 तक 90% होने की आशंका है और 90% से अधिक क्षरित हो सकता है या आशंका है। जलवायु परिवर्तन और औसत गर्म तापमान की संभावना इन प्रभावों को बढ़ा सकती है। तो सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ मानव आबादी है वहाँ पर ये सब बाढ़ भी आएगी, मरुस्थलीकरण भी हो सकता है, वहाँ पर तापमान भी बढ़ सकता है, वहाँ पर हर जितनी भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी आप गतिविधियाँ होती हैं वो सब मानव की वजह से हो रही हैं, है ना। तो आपको ये आंसर पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक बटन पर क्लिक करके भी बता सकते हैं। तो ये आंसर कैसा लगा और इसमें आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको एक बता दूं कि मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन को लेके 2020 में एक मासिक पत्रिका आई थी, डाउन टू अर्थ की मासिक पत्रिका, उसमें इसके बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल दी गई है। आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें और कहीं पर अभी आपको अगर मिल जाती है, दिल्ली में बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं पुरानी मासिक पत्रिकाएं। आप शॉप वेंडर से बोल के उनको निकलवा सकते हैं और ले सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। क्वेश्चन है 2020 में जीएस पेपर 1 में आया था कि परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए, जो 150 शब्दों में लिखना था। तो उसको हम लिखते हैं, छोटा सा है कि परिप्रशांत मेखला या रिंग ऑफ फायर, ये हिंदी कितनी कठिन होती है। रिंग ऑफ फायर सक्रिय ज्वालामुखियों और बारंबार भूकंपों का प्रशांत महासागर के समांतर एक मार्ग है। आप जब भी खासकर ज्योग्राफी या साइंस के जो भी आंसर लिखें उनमें डायग्राम जरूर बनाएं। यहाँ पर आप छोटा सा मैप बना सकते हैं, वर्ल्ड मैप, और उसमें आप जहाँ पर रिंग ऑफ फायर हो उसको आप शो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने एरिया में है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर या 24,900 मील है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यह प्रशांत जुआनडी फुका कोकोस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, नजका उत्तरी अमेरिका और फिलीपींस प्लेट सहित विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के बीच पाई जाती है। और जब आप ये लाइन लिखें तो यहाँ पर एक आपको डायग्राम जरूर बनाना है, एक बहुत बड़ा सा डायग्राम भी मैं बॉक्स बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम बना। पृथ्वी के ज्वालामुखियों का 75% या 450 से अधिक इसी क्षेत्र में स्थित है और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर ही रही हैं अभी भी। तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती रही वहाँ पर निरंतर बनी रहती है।
पृथ्वी के 90% भूकंप इसी मार्ग में आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट अभी भी खिसक रही हैं और ये सब निरंतर चलती ही रहे, ये प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहेगी, इसलिए वहाँ पर भूकंप भी आते रहते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जिसमें इस ग्रह की सबसे प्रचंड और आकस्मिक भूकंपीय घटनाएं भी शामिल हैं। रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखियों और भूकंपों की बहुतायत इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होती है। इस मेखला में अधिकांशतः प्लेटों के अविषण सीमांतों का अतिव्यापन होता है। इस क्षेत्र में सबडक्शन जोन, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन कहते हैं। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सबडक्शन जोन क्या है, अतिव्यापन क्या है, अविषण क्या होता है, ठीक है? तो आप इसको बुक को जरूर रेफर करें। इसमें आधार तल की प्लेट का नीचे की ओर क्षेपण होता है, जैसे ही चट्टान का क्षेपण होता है। चट्टान पिघलकर मैग्मा बन जाती है और पृथ्वी की सतह पर के पास मैग्मा की प्रचुरता ज्वालामुखी गतिविधियों के परिपक्वता वाली स्थितियों को जन्म देती है। तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से सबडक्शन होता है। जब ये आप डायग्राम में ही बता सकते हैं कि सबडक्शन कैसे होता है, कि जो एक प्लेट जब दूसरी प्लेट में डाउन जाती है तो ये वाला पोर्शन है वो क्या है? सबडक्शन है, ठीक है? एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये सबडक्शन हो रहा है और इससे होता है कि यहाँ पर जो है लैंड पिघलने लगती है और यहीं पर मैग्मा बन जाता है। और जब मैग्मा की प्रचुर मात्रा हो जाती है तो ये यहाँ पर जहाँ पर भी दरार या पॉसिबिलिटी रहती है मैग्मा को बाहर निकलने की, यहाँ पर वो निकलना शुरू हो जाता है और क्या बनता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं और कई सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आंसर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लाइक बटन पे क्लिक करके आप बता सकते हैं कि आपको ये आंसर कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप न्यू लर्नर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पर मैं रोज़ वीडियो बनाता रहता हूँ मैं मेंस आंसर राइटिंग से रिगार्डिंग, तो आप इससे अपडेट रहें और इन सब का नोट्स भी बनाते जाएं मेरे साथ साथ। और कहीं अगर मैं जल्दी तेज़ी से निकल जाता हूँ तो आप वहाँ वीडियो को पॉज करके वहाँ पे आप इसको नोट डाउन करें। और नोट डाउन नहीं करना है तो सिर्फ उसको सुनते भी रहेंगे तो लास्ट तक जरूर तो सुनते रहें, ताकि आपको होने वाली जो भी अपडेट रहती होंगी और जो भी अपडेट आती रहेंगी मैं उनको इनमें ऐड करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि किस क्वेश्चन में क्या अपडेट आप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।